अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी फुप्पी पिछले 20 सालों से हमारे घर के एक कोने में खामोशी से रहती थी। सारा दिन कपड़े सीती थी। उनके इंतकाल के बाद मैं बहुत उदास रहने लगा। फिर एक दिन जब मैंने उनकी सिलाई मशीन का पुराना बक्सा खोला तो उसमें मेरे वालिद के नाम कुछ खतूत और एक पैदाइश का सर्टिफिकेट मिला। उस सर्टिफिकेट पर लिखा नाम पढ़कर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो सिर्फ मेरी फुप्पी नहीं बल्कि हमारे ख़ानदानी मकान का वो मगरबी हिस्सा हमेशा से एक अजीब और गहरी खामोशी में डूबा रहता, जैसे वहाँ वक्त की कोई अहमियत ना हो और ज़िंदगी बस एक ही दायरे में घूम रही हो। मेरे बचपन की सबसे पुरानी और धुंधली यादों में वो कमरा उसी तरह तारीक और खामोश नज़र आता था, जहाँ हवा का गुज़र भी बहुत कम होता था और धूप की किरणें भी शाज़ो नादर ही उस तरफ का रुख करती थी। वहाँ मेरी फुप्पी अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार रही थी, जिनकी कुल कायनात बस एक पुरानी कपड़े सीने की मशीन और रंग बरंगे धागों के गिर्द घूमती थी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं बहुत छोटा था पूरे घर में भागता फिरता था, लेकिन उस मगरबी कमरे की दहलीज पर पहुंचकर मेरे कदम खुद ब खुद रुक जाते थे, क्योंकि वहाँ एक ऐसा सन्नाटा होता था जो किसी को भी अंदर जाने से रोक देता था। मैंने बचपन से ही अपने घर वालों से यही सुना था कि फुप्पी का इस दुनिया में कोई और नहीं है। उनका अपना कोई ख़ानदान या घर बार नहीं है, इसलिए वो हमारे साथ रहती हैं और अपना सारा वक्त कपड़े सीकर गुजारती हैं। उनकी ज़िंदगी का हर दिन एक जैसा होता था। सुबह सवेरे जब घर के बाकी लोग अभी सो रहे होते थे, उनके कमरे से सिलाई के पहिए की मध्यम आवाज़ आना शुरू हो जाती थी और वो आवाज़ रात गए तक पूरे घर में गूंजती रहती थी, जैसे वो कोई बेजान चीज़ नहीं बल्कि इस घर का दिल हो जो धड़क रहा है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी हर वक्त छाई रहती थी, एक ऐसी उदासी जिसे अल्फाज में बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उस वक्त भी नामुमकिन था और आज भी बहुत मुश्किल है। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें कई राज दफन मालूम होते थे, लेकिन उनकी ज़ुबान से कभी किसी ने कोई शिकवा नहीं सुना। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, बस अपने काम में मगन रहती थी। मोहल्ले की औरतें उनके पास अपने और अपने बच्चों के कपड़े सिलाई के लिए लेकर आती थीं। वो सब औरतें घंटों वहाँ बैठकर इधर उधर की बातें करती थीं, लेकिन मेरी फुप्पी सिर्फ उनकी बातें सुनती और जवाब में सिर्फ सर हिला देती। हल्की सी मुस्कुराहट उनके होंठों पर आ जाती, जो उनकी आंखों तक कभी नहीं पहुंचती थी। उनका हाथ सारा दिन उस मशीन के पहिए पर चलते रहते थे और सुई धागे के साथ उनकी उंगलियां इतनी तेजी से हरकत करती कि देखने वाला हैरान रह जाता। उनकी उंगलियों पर सुई चुभने के बेशुमार निशानात थे जो वक्त के साथ साथ सख्त हो चुके थे। वो पुराने और सादे कपड़े पहना करती थी, जिनका रंग अक्सर उड़ा हुआ होता था, लेकिन वो हमेशा साफ सुथरे होते थे। गर्मियों की दोपहरों में जब सूरज आग बरसा रहा होता और घर के सब लोग अपने कमरों में आराम कर रहे होते, तब भी उनके कमरे से मशीन चलने की आवाज़ आती रहती। वो अपने माथे से पसीना साफ करती, लेकिन अपना काम ना रोकती। सर्दियों की लंबी रातों में जब हम सब गर्म बिस्तरों में दुबके होते, तो वो एक पुरानी सी चादर ओढ़े हल्की सी रोशनी में झुककर
कपड़े सी रही होती। मैं अक्सर छुपकर उन्हें काम करते हुए देखता था। उनकी कमर वक्त से पहले झुक गई थी। उनके बाल बहुत तेजी से सफ़ेद हो रहे थे, लेकिन उनके चेहरे का सुकून कभी ख़त्म नहीं होता था। मेरे वालिद, जिन्हें मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम इंसान और अपना सब कुछ मानता था, वो उनका बहुत ख्याल रखते थे। घर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो वालिद सबसे पहले फुफ्फी की ज़रूरियात पूरी करते। उनके खाने पीने से लेकर उनकी दवाइयाँ तक हर चीज़ का ध्यान रखा जाता था। लेकिन इस सब के बावजूद मैंने हमेशा महसूस किया कि वालिद और फुफ्फी के दरमियान एक अजीब सा फासला था। एक ऐसी नज़र न आने वाली दीवार थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। वालिद हमेशा उनसे बहुत अदब से पेश आते थे, लेकिन उनकी बातों में वो बेतकल्फ़ी नहीं होती थी जो आम तौर पर बहन भाइयों के दरमियान होती है। वो अक्सर दूर से खड़े होकर उनके कमरे की तरफ देखते रहते। उनकी आंखों में एक ऐसी तकलीफ़ होती जिसे मैं छोटी सी उम्र में समझने से कासर था। वालिद ने मुझे हमेशा इस बात की सख्ती से तलकीन की थी कि मैं फुफ्फी के कमरे में ज़्यादा न जाया करूं और उन्हें उनके काम में तंग ना करूं। उनका कहना था कि फुफ्फी सारा दिन मेहनत करती हैं और उन्हें खामोशी पसंद है, इसलिए बच्चों का शोरगुल उन्हें परेशान कर सकता है। मैं अपने वालिद की हर बात मानता था, इसलिए मैंने कभी उनके कमरे में जाकर शोर नहीं मचाया और ना ही कभी उनकी चीज़ों को छेड़ा। लेकिन मेरे दिल में हमेशा ये ख्वाहिश रहती थी कि मैं उनके पास बैठूं, उनसे बातें करूं और उनसे कहानियां सुनूं, जैसा कि मेरे दोस्त अपनी फुफ्फियों और खालाओं के बारे में बताते थे। मैं मोहल्ले के दूसरे बच्चों को देखता कि वो कैसे अपने रिश्तेदारों के गले लगते हैं, उनसे लाड प्यार करवाते हैं, लेकिन मेरे और मेरी फुफ्फी के दरमियान हमेशा एक हद मुकर्रर रही। जब भी उनके पास जाता वो मुझे बहुत मोहब्बत भरी नज़रों से देखती। उनके हाथ कुछ देर के लिए रुक जाते। वो मुझे अपने पास बुलाती, मेरे सर पर हाथ फेरती। उनके हाथों का लम्स बहुत खुरदरा होता, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मी और अपनायत होती थी जो मेरे दिल तक पहुंचती थी। कई बार मैंने महसूस किया कि जब वो मेरे कपड़े सी रही होती थी, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो जल्दी से अपनी चादर के कोने से अपनी आंखें साफ करती और दोबारा काम में लग जाती। मुझे समझ नहीं आता था कि वो रो क्यों रही हैं। क्या उन्हें कोई तकलीफ़ है या वो किसी बात पर उदास हैं? मैं उनसे पूछना चाहता था, लेकिन वालिद की हिदायत मुझे याद आ जाती और मैं खामोशी से वहाँ से वापस आ जाता। त्योहारों के दिनों में, ख़ास तौर पर ईद के मौके पर, घर का माहौल बहुत खुशगवार होता। सब नए कपड़े पहनते, अच्छे खाने बनते, लेकिन उन दिनों में भी फुफ्फी की ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती थी। वो ईद के दिन भी अपने उसी सादा लिबास में होती और अक्सर अपने कमरे में रहती। वो सबके लिए नए कपड़े तैयार करती, ख़ास तौर पर मेरे कपड़े। वो इतनी मेहनत और लगन से सीती कि पूरे मोहल्ले में किसी के कपड़े उतने अच्छे नहीं होते थे। जब मैं वो कपड़े पहनकर उनके सामने जाता तो उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक आ जाती जो साल के बाकी दिनों में कभी नज़र नहीं आती थी। वो मुझे देर तक देखती रहती, फिर अपने कांपते हुए हाथों से मुझे कुछ पैसे देती। मैं वो पैसे लेकर बहुत खुश होता। उनकी ज़िंदगी जिस कदर खामोश और तन्हाई का शिकार थी, उनकी मौत का मंजर भी बिल्कुल वैसा ही था, आवाज़ और पुरसकून था। मुझे वो दिन आज भी पूरी तरह याद है जब वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर गई।
वो सर्दियों की एक इंतहाई सर्द और धुंधली सुबह थी, जब सूरज की रोशनी भी बादलों और धुंध के पीछे छुपी हुई थी। पूरे घर में एक अजीब सी सर्दी और खामोशी फैली हुई थी। मामूल के मुताबिक जब मेरी आंख खुली, मेरे कानों ने उस जानी पहचानी आवाज़ को तलाश किया जो मेरी पैदाइश के बाद से हर सुबह मेरे जागने से पहले पूरे घर की फ़िज़ा में गूंज रही होती थी। यानी उनके कपड़े सीने की मशीन के पहिए की मुसलसल घूमती हुई आवाज़। लेकिन उस सुबह एक अजीब और खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। मगर भी कमरे से आने वाली वो मद्दम सी खटखट आज बिल्कुल बंद थी, और इस खामोशी ने मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा कर दिया। मैं बिस्तर से उठा और सीधा उस कमरे की तरफ चल पड़ा जहां वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार चुकी थी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर नीम अंधेरा छाया हुआ था। जब मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर अंदर कदम रखा, वहाँ का मंजर देखकर मेरे कदम वहीं ज़मीन पर जम गए। वो अपनी उसी पुरानी जगह पर बैठी थी जहाँ वो सालों से बैठकर कपड़े सीती, लेकिन आज उनके हाथ रुके हुए थे। उनका सर उसी मशीन के ऊपर रखा था। उनके माथे के नीचे कोई अर्ध सिला हुआ कपड़ा दबा हुआ था और उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। उनका चेहरा बिल्कुल पुरसकून था, जैसे वो किसी बहुत लंबे और थका देने वाले सफ़र के बाद बिलाखर एक गहरी नींद सो रही हूँ। उनके चेहरे पर जिंदगी की कोई रमक बाकी नहीं थी। उनका जिस्म बिल्कुल सर्द पड़ चुका था। मैंने डरते डरते उनके कंधे पर हाथ रखा और उन्हें हल्की सी आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि वो खामोश जान जो इस घर के एक कोने में अपनी खामोश जिंदगी गुजार रही थी, अब कभी वापस नहीं आएगी। उनकी मौत के बाद हमारे घर में कोई ऊंची आवाज़ में रोने धोने का शोर नहीं मचा, ना ही कोई मातम हुआ। जैसे उनकी मौत भी उनकी ज़िंदगी की तरह किसी पर बोझ नहीं बनी। लेकिन उस दिन हमारे घर की दीवारों पर एक ऐसी गहरी और दम घूंट देने वाली उदासी छा गई जिसे महसूस तो किया जा सकता था, लेकिन मैं बयान करना मुमकिन नहीं था। मोहल्ले की कुछ औरतें जो अक्सर उनके पास कपड़े सिलाई के लिए लेकर आती थीं, वो आईं और खामोशी से उनके सरहाने बैठकर आंसू बहाती रहीं। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान और दुखी किया, वो मेरे वालिद की हालत थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने वालिद को हमेशा एक मजबूत और हौसलामंद इंसान के तौर पर देखा था, जो हर मुश्किल का डट कर मुकाबला करते थे। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार उनकी आंखों में एक ऐसी बेबसी और तकलीफ़ देखी जो मैं अपनी कम उम्री और ना तजर्बाकारी की वजह से समझने से बिल्कुल कासिर था। वो फुफ्फी की मैयत के पास बिल्कुल बुत बनकर खड़े थे। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था, उनके होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। वो उन्हें बस देखे जा रहे थे और उनकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, लेकिन उनके आंसू जैसे उनकी आंखों के अंदर ही कहीं जम गए थे। वो रोना चाहते थे, लेकिन कोई अनदेखी जंजीर उन्हें रोने से रोक रही थी। उनके कंधे झुक गए थे और यूं लग रहा था जैसे उनके अंदर का सारा गरूर और ताकत एक ही लम्हे में टूट कर बिखर गई हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सिर्फ अपनी बहन को नहीं खो रहे, बल्कि उनकी रूह का कोई बहुत अहम हिस्सा उनसे हमेशा के लिए जुदा हो रहा है। तदफीन का वक्त आया तो जनाजा भी बहुत सादा था। मोहल्ले के कुछ लोग और रिश्तेदार आए और उन्हें इंतहाई खामोशी के साथ मनो मट्टी के नीचे दफना दिया गया। उनके जाने के बाद घर में जो
सन्नाटा पैदा हुआ। वो इस कदर गहरा और खौफनाक था कि कानों के पर्दे फाड़ता हुआ महसूस होता था। हर रोज़ सुबह उठकर मेरी नज़र उस बंद दरवाजे की तरफ जाती और मेरे कान उस मशीन की आवाज़ सुनने के लिए तरसते रहते, लेकिन वहाँ से सिर्फ एक गहरी उदासी और मौत जैसी खामोशी के सिवा कुछ नहीं मिलता था। वालिद ने उनके मरने के बाद खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था और उनका किसी से बात करने को दिल नहीं करता था। तदफीन के कई दिन गुजर जाने के बाद भी घर में कोई खुशी या हंसी की आवाज़ नहीं गूंजी। एक अजीब सी वीरानी ने हमारे घर को अपने घेरे में ले लिया था। घर के हर कोने में उनकी कमी शिद्दत से महसूस होती थी, ख़ास तौर पर वो मगरबी कोना जहाँ उनकी ज़िंदगी के 20 साल गुजरे थे अब बिल्कुल सूना और तारीक हो चुका था। दीवारों पर लगी हुई जालियों से छन कर आने वाली रोशनी भी इस कमरे को रोशन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इस कमरे की असल रोशनी तो वो खुद थी, जो अब ज़मीन की तारीकियों में जा चुकी थी। उनके जाने के बाद कई दिन तक तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जा सके। वो कमरा मुकफिल नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे उस पर एक ताला पड़ा हुआ था जिसे खोलने की ताकत किसी में नहीं थी। मुझे अक्सर रातों को नींद नहीं आती थी और मैं बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहता। मेरे जहन में उनका पुरसकून चेहरा, उनके खुरदरे हाथ और उनकी वो शफकत भरी निगाहें घूमती रहती, जिनमें एक अजीब सा दर्द छुपा होता था। मैं सोचता था कि वो कौन सा दुख था जिसे वो सारी ज़िंदगी अपने सीने में दबाए रहीं और किसी से बयान ना किया। मैंने अपने वालिद को भी रातों को जागते और खिड़की के पास खड़े उस कमरे की तरफ देखते हुए पाया था। उनकी हालत देखकर मुझे बहुत तरस आता था। मैं देख सकता था कि वालिद के अंदर कोई तूफान बरपा है, कोई ऐसा बोझ जो वो उठा नहीं पा रहे, लेकिन किसी से बांट भी नहीं सकते। वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। उनके चेहरे की झुर्रियाँ गहरी हो गई थी, उनकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे। वो खाना भी बहुत कम खाते थे और दफ्तर से वापस आकर सीधे अपने कमरे में चली जाते थे। मुझसे भी उनकी बातचीत बहुत कम हो गई थी। वो मुझे देखते तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती, जो फ़ौरन ही किसी गहरे अंधेरे में डूब जाती। मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता था। दिन हफ्तों में बदलने लगे और घर की रूटीन आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी, लेकिन वो उदासी कहीं नहीं गई। वो हमारे दिलों में और घर की फ़िज़ा में मुस्तकिल तौर पर बस गई थी। मैं रोज़ स्कूल जाता और वापस आता तो मेरी नज़रें बेसाख्ता उस दरवाज़े की तरफ उठ जाती, ये उम्मीद लेकर के शायद आज वो दरवाज़ा खुला हो और वो अंदर बैठी कपड़े सी रही हो। लेकिन वो दरवाज़ा हमेशा बंद ही मिलता। घर के बाकी अफराद ने भी उस तरफ जाना छोड़ दिया था, जैसे वो कमरा हमारे घर का हिस्सा ही ना रहा। आखिरकार एक दिन जब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, मैंने फ़ैसला किया कि मुझे उस कमरे में जाना चाहिए। मैं उनकी यादों से इस तरह दूर नहीं भाग सकता था। जब दोपहर का वक्त था, घर में मुकम्मल सन्नाटा था। वालिद अपने काम पर गए हुए थे, बाकी सब लोग सो रहे थे। मैंने धड़कते दिल के साथ उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। जब मैं दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंचा, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने आहिस्ता से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और उसे नीचे की तरफ दबाया। दरवाज़ा हल्की सी चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर का मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस दिन था,
जब वो हमें छोड़कर गई थी। कमरे में हवा का गुजर ना होने की वजह से एक ख़ास किस्म की बू रची हुई थी। ये बू पुराने कपड़ों, मशीन के तेल और बंद कमरे की सीलन का मिला जुला एहसास था, जो सीधा मेरे दिल पर जाकर लगी। कमरे के बीचों बीच उनकी चारपाई बिछी थी, जिस पर एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी चादर बिछी हुई थी। चारपाई के बिल्कुल पास ही वो मशीन रखी थी, जो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। मशीन पर कपड़े का एक टुकड़ा अब भी वैसा ही पड़ा था। सुई उस कपड़े के अंदर धंसी हुई थी, जैसे वो इंतज़ार कर रही हो कि उसके चलाने वाले हाथ वापस आएंगे और वो अपना काम मुकम्मल करेगी। कमरे की दीवारों पर उनके हाथों से बने हुए कुछ कपड़े लटक रहे थे, जो उन्होंने मोहल्ले वालों के लिए सिए थे, लेकिन उन्हें वापस करने का वक्त नहीं मिल सका था। मैंने आगे बढ़कर उस मशीन पर हाथ फेरा। उसकी ठंडक ने मुझे अंदर तक हिला दिया। ये वही मशीन थी जिसकी आवाज़ ने मेरे बचपन को एक ख़ास पहचान दी थी। मशीन के पास ही ज़मीन पर एक छोटी सी चटाई बिछी थी, जहाँ वो बैठा करते थे, और उसके करीब दीवार के साथ लगकर वो पुराना और खस्ता हाल लकड़ी का बक्सा पड़ा था। ये बक्सा मैंने बचपन से देखा था। उसकी लकड़ी का रंग वक्त के साथ साथ स्याह पड़ चुका था और उस पर लगे हुए लोहे के कब्जे जंग आलूद हो चुके थे। वो बक्सा हमेशा बंद रहता था। मैंने कभी उन्हें उसे खोलते हुए नहीं देखा था, शायद इसलिए कि मेरी मौजूदगी में वो उसे खोलने से गुरेज करती थी। उस बक्से पर अब धूल की एक मोटी तह जम चुकी थी। मैं उसके पास ज़मीन पर बैठ गया, अपनी उंगली से उस धूल को साफ करने लगा। मेरे जहन में कई ख्यालात गर्दिश कर रहे थे कि इसमें क्या हो सकता है। शायद उनकी कुछ पुरानी यादें हों, कुछ ऐसे कपड़े हों जो वो अपने किसी अजीज़ के लिए बनाती हों, या शायद उनकी ज़िंदगी का कोई ऐसा हिस्सा जिससे हम सब नावाकिफ़ थे। मैंने सोचा इस कमरे की सफाई कर दूं, उनकी चीज़ों को किसी महफूज जगह पर रख दूं ताकि वो ख़राब ना हो। मैंने अपने आंसुओं को साफ़ किया, जो न जाने कब मेरी आंखों से बहने लगे थे। मैंने कपड़े के एक टुकड़े से उस बक्से के ऊपर जमी हुई मिट्टी को आहिस्ता आहिस्ता साफ़ किया और उसके कब्ज़ों को बगौर देखा। मैं उस कमरे में इसलिए आया था ताकि उनकी छोटी छोटी और बिखरी हुई यादों को एक जगह जमा कर सकूं, उनके बिस्तर को समेट सकूं, उनकी मशीन को साफ़ करके ढक सकूं, और ख़ास तौर पर उनका वो पुराना लकड़ी का बक्सा समेट सकूं जिसमें वो अपना सिलाई का सामान और कपड़े रखती थी। उस बक्से के जंग आलूद कब्ज़ों को जब मैंने अपने कांपते हाथों से पकड़ा तो मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी दूसरे ज़माने में कदम रखने लगा हूँ। बक्से की लकड़ी बहुत पुरानी हो चुकी थी और उस पर जगह जगह दीमक के निशानात मौजूद थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि उस बक्से को शायद सालों से किसी ने पूरी तरह खोलकर नहीं देखा। बक्से का ढक्कन खासा भारी था। जब मैंने उसे ऊपर की तरफ खींचा, एक अजीब सी चरचराहट की आवाज़ पूरे कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। वो आवाज़ इतनी पुरसरार और गहरी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बंद कमरा मुझसे कोई पुरानी बात कहना चाहता हो। ढक्कन खुलते ही सबसे पहले जो चीज़ महसूस हुई वो एक मखसूस और जानी पहचानी महक थी। ये महक पुराने सूती कपड़ों, सिलाई मशीन के गाढ़े तेल और बंद कमरे की सीलन का एक ऐसा अजीब सा मिला जुला एहसास था जिसने मुझे एकदम माजी की अनगिनत धुंधली यादों में धकेल दिया। बक्से के अंदर सबसे ऊपर कुछ अधूरे सिले हुए कपड़े रखे थे,
जिन पर मुख्तलिफ रंगों के धागे अब भी लटक रहे थे। वो धागे और वो सूती कपड़े इस बात की खामोश गवाही दे रहे थे, मौत ने उन्हें कितनी जल्दी में आ लिया और उनके हाथ अपना आखिरी काम भी मुकम्मल नहीं कर पाए। उन कपड़ों के नीचे सिलाई का कुछ पुराना और इस्तेमाल शुदा सामान था, जिसमें लकड़ी की पुरानी चरखियाँ जिन पर मुख्तलिफ रंगों के धागे लिपटे हुए थे, एक भारी और जंग लगी हुई दर्जियों वाली कैंची और सुइयों का एक छोटा सा टीन का डिब्बा शामिल था। ये सब बेजान चीज़ें दरअसल उनकी पूरी ज़िंदगी का कुल असासा थी, जिनके सहारे उन्होंने अपनी सारी उम्र इस तन्हा कमरे में गुजार दी थी। मैंने उन चीज़ों को बहुत एहतियात और एक अजीब सी अकीदत के साथ एक तरफ रखा तो नीचे वाली तह में उनके अपने कुछ पुराने पहने हुए कपड़े नजर आए। ये वही सादा और बेरंग सूती कपड़े थे जो मैंने उन्हें अपने बचपन से लेकर जवानी तक हमेशा पहने हुए देखा था। इन कपड़ों को बहुत सलीके से तह करके रखा गया था। मैंने जब इन कपड़ों को छुआ तो मुझे उनमें अपनी फुफ्फी के खुरदरे और मेहनती हाथों का लम्स महसूस हुआ। मेरा दिल शिद्दत गम से भर गया और मेरी आंखों से आंसू छलक कर मेरे गालों पर बहने लगे। मैंने उन कपड़ों को भी उठाकर बक्से के एक किनारे पर रख दिया। बक्से की बिल्कुल आखिरी और सबसे गहरी तह में मुझे एक पुराना और खस्ता हाल सूती कपड़े का टुकड़ा नजर आया, जिसने जानबूझकर किसी चीज़ को छुपा रखा था। मेरे दिल की धड़कनें बेख्तियार तेज हो गई। मेरे हाथों में एक अजीब सी कपकपाहट तारी हो गई। मैंने आहिस्ता से उस कपड़े के टुकड़े को हटाया तो वहाँ लकड़ी के खुरदरे फर्श पर एक जर्द पड़ चुका पुराना लिफाफा रखा था। ये लिफाफा वक्त की गर्द और मौसमों की मुसलसल सख्तियों की वजह से बहुत खस्ता हो चुका था और उसके किनारे जगह जगह से फट चुके थे। मैंने उस लिफाफे को बहुत एहतियात से अपनी 2 उंगलियों की मदद से उठाया। मुझे यूं लगा जैसे मैंने कोई बहुत भारी और अहम चीज़ उठा ली हो। लिफाफे के ऊपर वाले हिस्से पर बहुत ही धुंधली और कांपती हुई लिखाई में कुछ दर्ज था। मैंने कमरे की खिड़की के शीशे से छन कर आने वाली मध्यम रोशनी में उस लिखाई को गौर से पढ़ने की कोशिश की तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस पर मेरे वालिद का पूरा नाम लिखा हुआ था। ये देखकर मेरा जहन शदीद उलझन का शिकार हो गया कि मेरी फुफ्फी के उस पुराने बक्से में मेरे वालिद के नाम ये बंद लिफाफा क्या कर रहा है और इसे इतने सालों से यहाँ सबकी नज़रों से बचाकर क्यों छुपा कर रखा गया था। मैंने कांपती उंगलियों से उस लिफाफे के बंद हिस्से को खोला तो उसके अंदर से कुछ पुराने कागजात बरामद हुए, जिनमें कुछ खतूत और एक खस्ता हाल सरकारी कागज़ शामिल था। वो खतूत कई बार तह किए हुए थे और उन पर मौजूद नीली स्याही वक्त गुजरने के साथ साथ फैल चुकी थी, लेकिन मेरी पूरी तवज्जो उस सरकारी कागज़ पर मरकूज़ हो गई, जो देखने में किसी महकमे की जानिब से जारी करदा पैदाइश की संद लग रहा था। कागज़ का रंग पीला पड़ चुका था और उसकी तहें इतनी कमज़ोर हो चुकी थीं कि ज़रा सी बेएहतियाती से वो बीच में से फट सकता था। मैंने अपने दिल की तेज़ धड़कनों पर काबू पाते हुए उस कागज़ की तहों को इंतहाई एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता खोला। उस पर लिखी हुई तहरीर काफ़ी धुंधली हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इतनी साफ थी कि उसे आसानी से पढ़ा जा सके। वो वाकई एक पुरानी पैदाइश की सन थी, जिसके सबसे ऊपर वाले खाने में नौमौलूद बच्चे का नाम दर्ज था।
और जब मैंने वो नाम पढ़ा तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वहाँ मेरा अपना पूरा नाम लिखा हुआ था। उसके बिल्कुल नीचे मेरी तारीख पैदाइश दर्ज थी, जो बिल्कुल दुरुस्त थी। ये देखकर मेरे जहन में सवालों का एक लावा उबलने लगा। मेरी पैदाइश की संद फुफ्फी के बक्से के सबसे निचले हिस्से में क्या कर रही है, और वो भी इन पुराने खतूत के साथ? इस कदर छुपाकर क्यों रखी गई है? मेरी नज़र तेज़ी से कागज़ के निचले हिस्सों की तरफ दौड़ने लगी, जहाँ वालिदैन के नाम के खाने बने हुए थे। वालिद के खाने में मेरे वालिद का नाम पूरी सराहत के साथ दर्ज था, लेकिन जब मेरी नज़र उससे अगले खाने पर पड़ी जो वालदा का खाना था, तो मेरी सांस की डोरी जैसे सीने में अटक कर रह गई। मेरी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छाने लगा। मेरे हाथ इस कदर कांपने लगे कि वो पुराना कागज़ मेरे हाथों से सिरकने लगा। उस खाने में लिखी हुई तहरीर ने मेरे वजूद की तमाम बुनियादों को हिला कर रख दिया था, क्योंकि उस खाने में मेरी मौजूदा माँ का नाम नहीं लिखा था जो मुझे बचपन से पाल रही थी, बल्कि वहाँ एक ऐसा नाम दर्ज था जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरे जहन में पिछले 20 सालों की यादें एक तेज़ फिल्म की तरह चलने लगी। वो कमरे की खामोशी, वो उनके चेहरे की उदासी, वो दीवारों के पीछे छुपे हुए गहरे राज, और वो खामोश मोहब्बत जो मुझे कभी समझ नहीं आई थी। इस एक लम्हे में सब कुछ किसी शफाफ आईने की तरह मेरे सामने साफ हो गया था, और उस खाने में लिखा हुआ नाम पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ मेरी फुफ्फी नहीं, बल्कि मेरी सगी माँ थी। ये अल्फाज मेरे जहन में किसी खौफनाक धमाके की तरह गूंजने लगे, और मेरे हाथ से वो पुराना और खस्ता हाल कागज़ छूटकर ज़मीन पर गिर गया। मेरा पूरा वजूद शिद्दत जज्बात से कांपने लगा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उस छोटे से तारीक और सीलन ज़दा कमरे की दीवारें यकदम मुझ पर गिरने लगी हैं और छत मेरे सर पर आ रही हो। वो औरत जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी के पिछले 20 सालों में अपनी एक बेसहारा, लावारिस और खामोश तबाह रिश्तेदार समझा था, वो दरअसल मुझे इस दुनिया में लाने वाली, मुझे जन्म देने वाली सगी माँ थी। और वो शख्स जिसे मैं अपना बाप मानता था, अपना रहनुमा समझता था, और जिसकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा था, वो मेरा असली बाप नहीं, बल्कि मेरा सगा मामू था। ये सच इतना भयानक, तल्ख और नाकाबिले यकीन था कि मेरे दिमाग ने इब्तिदा में इसे तस्लीम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। मुझे लगा कि शायद मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, या शायद ये कोई पुराना वहम है, लेकिन वो कागज़ जिस पर मेरा नाम और मेरी पैदाइश की तारीख लिखी थी, वो कोई झूठ नहीं था। मैंने अपने कांपते और बेजान होते हुए हाथों से उन पुराने खतूत को उठाया जो उस पैदाइश की संद के साथ उसी लिफाफे में रखे थे। उन खतूत की लिखाई मेरी उसी माँ की थी, वही मेहनती हाथ जो रात दिन मेरे लिए, मोहल्ले वालों के लिए और घर के बाकी अफराद के लिए कपड़े सीते थे। उन्होंने अपने दिल का सारा दर्द, अपनी सारी महरूमियाँ और अपनी सारी सिसकियाँ इन बेजान कागज़ों में उतारी थीं। मैंने पहला ख़त खोला जो बहुत पुराना हो चुका था और उसकी स्याही जगह जगह से फैल चुकी थी। उसमें उन्होंने अपने भाई यानी मेरे उस मामू को मुखातिब करके लिखा था, जिसे मैं सारी उम्र वालिद कहता रहा। उस ख़त में कोई शिकवा या
शिकायत नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक मजबूर और बेबस औरत की इल्तिजा थी कि वो मुझे अपने पास रहने दे। खतूत की इन बिखरी हुई तहरीरों में से ये दर्दनाक और खून और रुला देने वाली कहानी मेरे सामने आई कि मेरी माँ की शादी एक इंतहाई जालिम और शक्की मिजाज इंसान से हुई थी, जो मेरा असल बाप था। उस शख्स ने मेरी माँ पर किसी पुरानी ख़ानदानी दुश्मनी या शायद अपनी किसी पसंद की खातिर एक इंतहाई घिनौना और झूठा इल्ज़ाम लगाया था, और इस बेबुनियाद इल्ज़ाम की बुनियाद पर उसने मेरी माँ को आधी रात के वक्त घर से निकाल दिया था। उस वक्त मैं बहुत छोटा था और मेरी माँ के पास इस वसी और अरीज़ दुनिया में कोई ठिकाना नहीं था। मुआशरे की जालिम निगाहों में वो एक दागदार औरत बना दी गई थी और मुझे एक नाजायज़ या मशकूक बच्चा समझा जाने लगा था। इस कड़े और कठिन वक्त में मेरे मामू ने, जो उस वक्त तक तन्हा थे, अपनी बहन को सहारा दिया। उन्होंने अपनी बहन को दर बदर की ठोकरें खाने से बचाया और मुझे अपना वो नाम दिया जिसकी मुझे इस जालिम और ताने देने वाले मुआशरे में इज्जत से जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने मुझे अपना सगा बेटा बना लिया ताकि कोई भी गैर या अपना मुझ पर उंगली ना उठा सके। लेकिन उस अजीम एहसान की जो कीमत मेरी माँ ने अदा की, वो इतनी भारी और तकलीफ़देह थी कि कोई और औरत शायद एक दिन भी वो तकलीफ़ बर्दाश्त ना कर पाती। मामू ने ये सख्त और पत्थर दिल शर्त रखी थी, अगर मैं इस घर में उनके सगे बेटे की हैसियत से रहूँगा तो दुनिया मुझे उनका खून मानेगी। मेरी माँ को हमेशा के लिए अपनी ममता का गला घोंटना पड़ेगा। उन्हें इस घर में एक तारीख कोने में महज एक अजनबी बनकर रहना होगा और कभी भी ज़िंदगी में एक बार भी मेरे सामने या किसी और के सामने ये जाहिर नहीं करना होगा कि वो मेरी असली माँ है। ये सब इसलिए किया गया था ताकि मुआशरे को और ख़ुद मुझे कभी इस झूठ पर ज़रा सा भी शक ना हो सके और मेरी परवरिश बिल्कुल एक आम बच्चे की तरह हो। मेरी माँ ने मेरे माथे से वो तोहमत का दाग हटाने के लिए ख़ुद को एक गुमनाम और बेवकत वजूद के तौर पर छुपा लिया। ये सब पढ़ते हुए मुझे अपने बचपन की वो तमाम यादें एक एक करके सताने लगीं। मुझे याद आने लगा कैसे वो अक्सर मुझे दूर से खड़ी देखती रहती थी, कैसे जब मैं कभी बीमार होता था तो वो सारी सारी रात अपने कमरे में जागती रहती थी और उनकी सिलाई के पहिए के चलने की आवाज़ बिल्कुल नहीं आती थी। मुझे याद आया एक बार जब मेरी बीमारी बहुत बढ़ गई थी, वो मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी ज़ारो कतार रो रही थीं, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी क्योंकि मामू मेरे सरहाने बैठे थे। मुझे वो खुशियों भरे दिन याद आए जब वो मुझे अपने हाथ से सिले हुए नए लिबास पहनाकर देर तक देखती थी। उनकी आंखों में जो चमक होती थी वो कोई आम चमक नहीं थी, बल्कि वो एक माँ की चमक थी जो अपने बच्चे को अपने सामने जवान होता देख रही थी, लेकिन वो कभी मुझे सीने से लगाकर मेरा माथा नहीं चूम सकती थी, ना ही मुझे बेटा कहकर पुकार सकती थी, क्योंकि उन पर एक ऐसी जालमाना पाबंदी थी जिसने उनकी रूह को कैद कर रखा था। मुझे याद आया कैसे उनकी उंगलियों पर सुइयों के अनगिनत निशानात थे जो दरअसल उनके दिल पर लगने वाले रोज़मर्रा के ज़ख्मों की अक्कासी करते थे। मैंने रोते हुए दूसरा ख़त खोला। उसमें उन्होंने तारीख के साथ लिखा था कि आज मेरा बेटा अपने पैरों पर चलना सीख गया है और वो कितना खुश है, लेकिन उसे गिरने से बचाने के लिए
अपने हाथ से सहारा नहीं दे सकी। मैंने तीसरा खत पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा था कि आज मेरे बेटे की तालीम का पहला दिन था। वो कितना प्यारा लग रहा था, लेकिन वो उसे दरवाजे तक छोड़ने नहीं जा सके। इन खतूत में एक माँ की वो तमाम महरूमियाँ, सिसकियाँ और आहें कैद थीं जो उन्होंने उस बंद कमरे की चार दीवारी में रो रो कर और घुट घुट कर बर्दाश्त की थी। वो खतूत मेरे मामू के नाम थे, लेकिन शायद उन्होंने कभी वो खतूत मामू के हवाले किए ही नहीं थे। मामू ने उन्हें पढ़कर वापस इस पुराने बक्से में फेंक दिया था। ये खतूत दरअसल उनकी तन्हाई की किताब बन चुके थे, जिससे वो अपने दिल की बातें करती थी, अपना बोझ हल्का करती थी। मेरा सांस बुरी तरह फूलने लगा था और मेरे आंसू उन पुराने जर्द कागज़ों पर गिरकर उनकी स्याही को मज़ीद फैला रहे थे। मैं उस अजीम औरत के सब्र और बर्दाश्त के पहाड़ के बारे में सोचकर पागल हो रहा था, जिसने अपने ही जिगर के टुकड़े को किसी और औरत को माँ कहते सुना और हमेशा चुप रही, जिसने अपने ही बच्चे को अपने सामने रोते, हंसते और बड़ा होते हुए देखा, लेकिन उसे कभी अपना मादरी हक नहीं जताया। वो किस मिट्टी की बनी हुई थी, उनका दिल कितना मजबूत था और उनका हौसला कितना बुलंद था। ये सोचकर मेरा अपना दिल सीने के अंदर फटने लगा था। मैंने उनके वो पुराने सूती कपड़े जो बक्से की निचली तह में रखे थे, उन्हें उठाकर अपने सीने से सख्ती से लगा लिया और अपनी ज़िंदगी में पहली बार उस कमरे में धाड़े मार मार कर बच्चों की तरह रोने लगा। मेरी दर्द भरी आवाज़ उस कमरे की उन दीवारों से टकरा रही थी जहाँ 20 साल तक सिर्फ और सिर्फ खामोशी का राज रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने आज अपनी माँ को नहीं खोया, बल्कि अपने पूरे वजूद को ही खो दिया है। मेरी पूरी ज़िंदगी एक झूठ का पलंदा थी। मेरे रिश्ते, मेरी पहचान, मेरा नाम, मेरा घर, सब कुछ एक शराब था। और इस शराब को हकीकत का रंग देने के लिए मेरी मासूम माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसे एक छोटे से कमरे में एक पुराने पहिए के साथ घूमते हुए गुजार दी थी। मैं वहीं उस खुरदरे फर्श पर घुटनों के बल बैठा रहा। मेरे इर्द गिर्द वो तमाम खतूत बिखरे हुए थे जो मेरे माजी की गवाही थे। हर ख़त मुझे अंदर से तोड़ रहा था, रेज़ा रेज़ा कर रहा था। साथ ही मुझे उस शख्स के ख़िलाफ़ एक अजीब सा एहसास और गुस्से से भर रहा था जिसे मैं सारी उम्र अपना बाप समझता रहा और जो दरअसल मेरा मामू था। मैं ये तस्लीम करता था कि उन्होंने मुझे अपना नाम दिया, मुझे मुआशरे की तल्ख और काट खाने वाली निगाहों से बचाया, लेकिन उसकी जो भयानक सज़ा उन्होंने अपनी सगी बहन को दी वो किसी भी जुल्म से कम नहीं थी। उन्होंने एक जीती जागती माँ से उसका बच्चा छीन लिया, हालांकि वो बच्चा इस घर की छत के नीचे मौजूद था। ये कैसी हमदर्दी थी, ये कैसा एहसान था जिसने एक बेगुनाह औरत को जिंदा दरगोर कर दिया था। मेरा दिमाग ये सब सोच सोच कर बिल्कुल सुन्न हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूं। मैं उन खतूत को दोबारा समेटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ इस कदर बेजान और सुन्न हो चुके थे कि कागज़ बार बार मेरे हाथों से फिसल कर ज़मीन पर गिर रहे थे। मैंने दीवार का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मेरी टांगों में इतनी सकत नहीं थी कि वो मेरे कांपते हुए जिस्म का बोझ उठा सके। मैं दोबारा वहीं ज़मीन पर गिर गया और मेरी आंसुओं से धुंधली नज़र उस अधूरे कपड़े पर पड़ी। मुझे यूं लगा जैसे वो सुई उस बेजान कपड़े में नहीं बल्कि मेरे धड़कते हुए दिल में धुनस गई है। मैं उस कमरे के
नीम अंधेरे में बैठकर वक्त के पहिए को पीछे धकेलने की लाहासल और नामुमकिन ख्वाहिश कर रहा था। मैं चाहता था कि किसी तरह कोई मुआजिज़ा हो और वक्त वापस आ जाए, जब वो जिंदा थीं और मैं इस कमरे में भाग कर आऊँ और उनके गले लग जाऊँ, उन्हें ज़ोर से माँ कहकर पुकारूँ और उनके सारे दुखों को अपने आंसुओं से हमेशा के लिए धो दूँ। लेकिन वक्त कभी वापस नहीं आता और मौत का बेरहम फैसला अटल होता है। वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए तन्हा छोड़कर जा चुकी थी और मेरे लिए सिर्फ ये कड़वी सच्चाई छोड़ गई थी जो मुझे अंदर से दीमक की तरह खोखला कर रही थी। मुझे शिद्दत से महसूस हो रहा था जैसे इस कमरे की हर चीज़, हर दीवार, हर धागा मुझे ताने दे रहा है कि तुम कैसे अंधे और बेहिस बेटे हो जो अपनी सगी माँ को ना पहचान सका, जो उनकी उदास और गहरी आंखों के पीछे छुपे हुए दर्द के समंदर को ना देख सका। मैं अपने आप को मुसलसल कोस रहा था। मैं अपने उस अंधेपन पर ज़ारो कतार रो रहा था। मेरी सिसकियां कमरे की खामोशी को चीर रही थीं और बाहर दोपहर का वो सन्नाटा वैसे ही छाया हुआ था जैसे मेरे अंदर एक वीरान कब्रिस्तान बन चुका हो। मैं जानता था मुझे आज नहीं तो कल इस कमरे से बाहर निकलकर उस शख्स का सामना हर हाल में करना है जिसने ये सारा खेल रचाया था, जिसने 20 साल तक मुझे मेरी माँ से दूर रखा था और मेरी माँ को मुझसे दूर रखा था। लेकिन मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ सकूं और बाहर जाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे वो सवाल कर सकूं जिनके जवाब अब मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला बन चुके थे। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था और मैं बस उन कपड़ों से लिपट कर उस माँ की खुशबू महसूस करने की कोशिश कर रहा था जिसे मैंने कभी माँ कहा ही नहीं था। मैं वहीं फर्श पर पड़ा, अपने आंसुओं से उन कपड़ों को भगोता रहा और वक्त का एहसास जैसे मुझसे छीन लिया गया। मेरे कानों में बस उन खतूत के अल्फाज गूंज रहे थे जो मुझसे बार बार ये सवाल कर रहे थे कि क्या मेरी माँ का ये खामोश सच मैं मेरे लिए था या एक ऐसा जुल्म था जिसकी माफ़ी इस दुनिया में तो क्या शायद किसी और दुनिया में भी मुमकिन नहीं। मैं बस रो रहा था और मेरे आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि मेरी असल ज़िंदगी तो आज शुरू हुई है, लेकिन इसका आगाज़ एक ऐसी मौत से हुआ जिसका कोई मदावा नहीं। काफ़ी देर तक उस खुरदरे फर्श पर रोने के बाद मैंने अपने आंसू साफ किए और बक्से से वो तमाम पुराने खतूत और पैदाइश की संद उठा ली। मेरे कदमों में अब एक अजीब सी ताकत आ गई थी। ये ताकत गुस्से और उस शदीद दुख की थी जिसने मेरे अंदर के डरे हुए बच्चे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। मैंने वो पुराने कपड़े वापस उसी बक्से में रखे और उसका भारी ढक्कन बंद कर दिया। अब इस तारीक कमरे में मज़ीद कोई राज बाकी नहीं था। मैंने वो कागजात अपने हाथ में सख्ती से पकड़े और कमरे के दरवाजे से बाहर निकल आया। घर में अभी तक वही दोपहर का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हर तरफ एक अजीब सी वीरानी थी। मैं सीधा उस कमरे की तरफ चल पड़ा जहां वो शख्स मौजूद था जिसे मैंने सारी उम्र अपना बाप माना और पूजा था। वो अपने बिस्तर के किनारे पर सर झुकाए बैठे थे। उनके चेहरे पर वही गहरी उदासी थी जो मेरी माँ की मौत के बाद वहाँ ठहर गई थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर उन्होंने अपना सर उठाया, मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों में एक सवालिया निशान था, शायद एक अनजाना सा खौफ भी था। मैंने कोई बात किए बगैर वो पुराना और जर्द पड़ चुका पैदाइश का कागज़ और वो तमाम आंसुओं से भीगे हुए खतूत उनके कदमों में फेंक दी। उन्होंने वो अपने कांपते हाथों से वो कागज़ उठाया
जैसे ही उनकी नज़र उस पर लिखी तहरीर पर पड़ी, उनके चेहरे का आखिरी रंग भी उड़ गया। वो कागज़ उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वो बेबसी से घुटनों के बल ज़मीन पर आ गिरे। उनके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे और वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। उनकी आंखों से तेज़ी से बहने वाले आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि उनका 20 साल पुराना झूठ मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है और वो अपने जुर्म की शिद्दत को महसूस कर रहे हैं। मैंने उनकी झुकी हुई नज़रों की तरफ देखा और इंतहाई सर्द मगर मजबूत लहजे में कहा कि आपने मुझे एक नाम और एक घर देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन उसके बदले आपने मुझसे मेरी जन्नत छीन ली। आपने एक सगी माँ को उसके जिगर के टुकड़े के सामने एक लावारिस औरत बनाकर उसके दिल को हर रोज़ बेरहमी से मारा। आपका एहसान बहुत बड़ा था, लेकिन आपका ये खामोश जुल्म उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा निकला, जिसकी कोई माफ़ी नहीं। मैंने उन्हें वहीं ज़मीन पर रोता और अपने किए पर सिसकता हुआ छोड़ा और पलटकर हमेशा के लिए उस घर की दहलीज पार कर ली। मुझे अपनी असल माँ और अपनी सच्ची पहचान उसी दिन मिली थी, जिस दिन वो हमेशा के लिए तारीक मट्टी के नीचे जा सोई थी। अब मेरे पास उन अदास यादों और खुरदरे कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा था, जिसे सीने से लगाकर मुझे अपनी बाकी की सारी तन्हा जिंदगी गुजारनी थी। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।